मनीष कुमार गौतम। मैं आज आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह गोलमेज सम्मेलन पीपीटी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं गोलमेज सम्मेलन। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। यह सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग तेज़ी से बढ़ रही थी। 1930 के दशक तक कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत में अब स्वशासन लागू होना चाहिए। हालांकि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद थे, जिनका समाधान सम्मेलनों से नहीं हो सका। गोलमेज सम्मेलन नंबर 1। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1930 से में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। यह आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने की। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा शासित भारत से 57 राजनीतिक नेताओं ने और रियासतों से 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उनमें से कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुईं। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी-इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों को रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गोलमेज सम्मेलन का चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक पार्टी नंबर 1 मुस्लिम लीग, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली शफी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खां, AK फजलुल हक शामिल थे। दूसरा हिंदू महासभा, जिसमें BS मुंजे और MR जयकर शामिल थे। तीसरा उदारवादी, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री शामिल थे। चौथा सिख सरदार उज्ज्वल सिंह। पांचवा कैथोलिक ईसाई AT पन्नीर सेल्वम और छठा दलित वर्ग
जिसमें B.R. अम्बेडकर शामिल थे। और 7वां रियासतें अकबर हैदरी हैदराबाद के दीवान, मैसूर के दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल, ग्वालियर के कैलाश नारायण अक्षर, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां, नवानगर के एस रणजीत सिंह जी, अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सरीला के शासक शामिल थे। एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का विचार चर्चा का मुख्य बिंदु बना रहा। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी समूहों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा तक की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई और B.R. अम्बेडकर ने अछूत लोगों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधि की मांग की। यह वास्तव में दलितों के लिए उपहार था, उनको भी इस प्रकार अनदेखा नहीं किया जा सकता था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। इसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज-तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वाइसराय विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं, जो गांधी को भगवान मान बैठी है। 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था को आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के अधिकार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर नाज़ियों के कड़े आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर के बीच
1931 में हुआ, जिसमें यहाँ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप देख सकते हैं गांधी जी सम्मिलित हुए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन से दूसरा गोलमेज सम्मेलन 3 प्रकार से भिन्न था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के प्रारंभ होने तक गांधी इरविन संधि की बदौलत इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। भारत में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू के साथ भाग लिया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्ज़ा इस्माइल मैसूर के दीवान एस.के. दत्ता और सर सैयद अली इमाम ने भी भाग लिया। गांधी जी ने दावा किया कि एकमात्र कांग्रेस ही भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है और अछूत लोग हिंदू लोग हैं और उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक मतदाता अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपाय नहीं होने चाहिए। अन्य भारतीय सहभागियों ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया। गांधी इरविन संधि के अनुसार गांधी जी को नागरिक अवज्ञा आंदोलन को बंद करने को कहा गया और यदि वे ऐसा करते हैं तो ब्रिटिश सरकार आपराधिक कैदियों को छोड़कर अन्य कैदियों को मुक्त कर देगी। आपराधिक कैदियों से तात्पर्य उन कैदियों में से था जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था। परिणामों से निराश और खाली हाथ महात्मा गांधी भारत लौटे। राष्ट्रीय सरकार 2 सप्ताह पूर्व लंदन में लेबर सरकार गिर गई थी। रामसे मैकडोनाल्ड अब कंजर्वेटिव पार्टी के प्रभुत्व वाली राष्ट्रीय सरकार की अध्यक्षता कर रहे थे। वित्तीय संकट सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन सरकार ने स्वर्ण मानक की विनिमयता रद्द कर दी, जिससे राष्ट्रीय सरकार का ध्यान भी भंग हो गया। सम्मेलन के दौरान गांधी जी मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों पर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं कर पाए। सम्मेलन के अंत में रामसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संबंध में एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और उसमें यह प्रावधान रखा कि राजनीतिक दलों के बीच किसी भी प्रकार के मुक्त समझौते को इस निर्णय के स्थान पर लागू किया जा सकता है। गांधी ने अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के मुद्दे का विशेष रूप से विरोध किया। उनका अछूतों के नेता B.R. अम्बेडकर के साथ इस मुद्दे पर विवाद हुआ। अंततः दोनों नेताओं ने इस समस्या का हल 1932 की पुनः संधि द्वारा निकाला। युद्ध समाप्त। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देते। 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी
भारतीयों को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई, जिससे कई राजनीतिक विचार बने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। यदि आपको ये गोलमेज सम्मेलन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरा और अंतिम सत्र 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि अधिकतर मुख्य भारतीय राजनीतिक प्रमुख इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि, रखा। उसने पंजाब का पंजाब, अफगान से कश्मीर से सिंध से और बलूचिस्तान से तान लेकर यह शब्द बनाया। जिन्ना ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। सितंबर 1931 से मार्च 1933 तक सैमुअल होरे के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों को लेकर प्रपत्र बनाया गया, जिसके आधार पर भारत सरकार का 1935 का अधिनियम बना। नोट: बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया।